गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो जो हमारा लास्ट लेक्चर हम लोग बात जिसके बारे में कर रहे थे, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, उसी का ही सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिया था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, करने का तरीका क्या है इसका, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि बेसिकली कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत सारी डिजीज इस तरीके की होती हैं जो हम लोगों के हम लोग देखते हैं कि अनडायग्नोस्ड हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो वो ज़्यादा हम लोगों के लिए डेंजरस होता है कि वो सोसाइटी में अगर अनडायग्नोस्ड वे में पड़ी है, हम लोगों को नहीं उसके बारे में पता चल पा रहा, तो फिर वो ट्रीटमेंट के एक पाइपलाइन के अंदर वो आ भी नहीं पाती हैं। और जब नहीं आ पाएंगी तो साइलेंटली कम्युनिटी का जो हेल्थ ट्रैक है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चलता रहेगा और हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा। तो जो भी ऐसे केसेस हैं जो हम लोगों को पता चल पा रहा है कि जिन्हें कोई डिजीज़ है या जो कोई पैथोलॉजी डिक्लेयर्ड है जिन लोगों को, उन लोगों को तो हम ट्रीट कर ही रहे हैं, उनको हम लोग जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसे फॉलो कर रहे हैं। जो लोग इसके अलावा आसपास कम्युनिटी में हमारे सराउंडिंग में हैं, उन्हें डिजीज़ ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव भी मेजर्स हम लोग काम में ले रहे हैं ताकि कम्युनिटी हेल्दी वे में बनी रहे। लेकिन अगर ये एक यूनिडायरेक्शनल वे में काम करता रहेगा और जो अनडायग्नोस्ड केसेस हैं वो अगर ट्रीट नहीं हो पाएंगे तो अंदर ही अंदर कम्युनिटी का जो हेल्थ स्टेटस है वो नेगेटिव ट्रैक पर आएगा और लॉन्ग टर्म के अंदर ये सब चीज़ें जो है हमें एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है कम्युनिटी का वो हेल्थ इंडिकेटर की फॉर्म में हमारे सामने निकल करके आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायग्नोस्ड के साथ अनडायग्नोस्ड या जो डोरमेंट केसेस हैं उन्हें भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो पता लगाने का जो तरीका है दैट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़। तो उसमें हम लोग एक रैंडम हम लोगों का एक स्क्रीनिंग करते हैं, लोगों के हेल्थ स्टेटस जो है उसका एक चेकअप करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि उन्हें कोई डिजीज़ तो नहीं है, और अगर कुछ निकलता है तो उससे रिलेटेड उन्हें जो भी मेडिकेशन पार्ट है या जो भी हेल्थ एजुकेशन पार्ट है उसे हम लोग फॉलो करने के लिए उन्हें कहते हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अब उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है ना। अब इसके यूजेस क्या हैं, हम लोग जो भी स्क्रीनिंग की बात हम लोग कर रहे हैं उसके यूजेस जो हैं वो मल्टीफैक्टोरियल हैं, कई पॉइंट्स में हमें उसका बेनिफिट मिलता है हमें उसका। तो कौन कौन से यूजेस हैं, तो इन्हें हम लोग अलग अलग पॉइंट में बात करते हैं। सबसे पहला यूज जो है, नंबर 1 यूज, केस डिटेक्शन। तो ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की या इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने बात की कि जो भी केसेस हैं उनको डिटेक्ट करना, जो भी कम्युनिटी में अनडायग्नोस्ड हेल्थ कंडीशंस हैं उनका पता लगाना, और वो जब हमें पता लगेगी तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट मेजर्स हैं उन्हें ऑप्ट करना। तो वो तो एक हमारा प्राइम एम है ही है। और स्क्रीनिंग का फर्स्ट जो एम है वो यही है कि केसेस डिटेक्ट हों, कम्युनिटी के अंदर जो भी डिजीज्ड केसेस हैं वो डिटेक्ट हों और उससे रिलेटेड हम लोग जो भी मेजर्स हैं उन्हें हम लोग ऑप्ट करें। नंबर 2, केस डिटेक्शन के साथ में नंबर 2 आ जाएगा कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो कंट्रोल ऑफ डिजीज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जिस तरीके से हम लोगों ने केस को तो डिटेक्ट कर लिया, अनडायग्नोस्ड जो केसेस हैं उनको हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, अब उन्हें हम लोगों ने ट्रीट भी उनको किया हम लोगों ने, तो इससे अल्टीमेट कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने केस डिटेक्शन में या स्क्रीनिंग के इंट्रोडक्शन में बात की थी कि बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं, जब वो क्लिनिक पर आ रहे हैं तो आ किसी और प्रॉब्लम के लिए रहे हैं, लेकिन जब वो उनका जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं, सपोज हम लोगों ने उनका बीपी मेजर किया या सपोज कहीं पर पेशेंट गया, उसको उसका जनरल एक शुगर जो है लेवल वो चेक किया हम लोगों ने, तो एक्सीडेंटली बहुत सारे केसेस में पेशेंट हमें हाइपरटेंसिव देखने को मिलता है, साथ ही कई बार डायबिटिक देखने को मिलता है। तो ये केस का डिटेक्शन हो गया, ठीक है ना। उससे खुद को नहीं पता था कि उससे कोई इशू है, लेकिन जब स्क्रीनिंग की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये चीज़ें निकल करके आई, और जब ये चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई तो हम उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट पार्ट है या जो उसे कंट्रोल करने वाला जो हमारा एफर्ट है उसे हम यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कम्युनिटी में वो डिजीज़ जो है वो कंट्रोलिंग फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे हाइपरटेंशन की हम बात करें या डायबिटीज़ की हम बात करें, कार्डियक इश्यूज़ की हम बात करें, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं ये हम लोगों को कई बार स्क्रीनिंग में देखने को मिलती हैं। और अगर ये टाइमली डिटेक्ट नहीं हो रही तो इनकी पैथोलॉजी फिर डेफिनेटली वर्स हो जाएगी। सपोज हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका बीपी कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, उसे खुद नहीं पता, और एक दिन हो सकता है कि उसके कार्डियक अफेक्शंस डेवलप हो जाएं उसके,
तो जब हम इस चीज़ को टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे, उसको एक प्राइमरी लेवल पर उसको डायग्नोस कर लेंगे, तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ने से हम रोकेंगे, और आगे बढ़ने से रोकेंगे तो ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर जो भी डिजीजेज हैं वो कंट्रोल होंगी। ठीक है ना, जैसे कार्डियक डिजीज के लिए हाइपरटेंशन के लेवल पर कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज़ है तो उसको जो एक क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट होने से पहले इनिशियल स्टेज में हमने उसको पता कर लिया, तो हो सकता है उसे मेडिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइफस्टाइल इश्यूज जो हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उनको ठीक करके या उसके थ्रू भी हम लोग उसको गाइडेंस दे करके और उनका जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें करेक्शन करा करके हम उसे ठीक कर सकते हैं, या उसे एक हेल्दी हम एक जो डायरेक्शन है वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से केस को डिटेक्ट करके, केस को डिटेक्ट किया तो कंट्रोल जो डिजीज हैं वो कंट्रोल हुई क्योंकि वो हमारे सामने आई। देन नेक्स्ट हमारे सामने तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर रिसर्च पर्पस। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हमारे सामने कम्युनिटी के अंदर हैं जिनकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी जो है, या जिसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि डिजीज ऐसी हमारे सामने निकल करके आती है, हमें पता लगता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम की वजह से भी ये डिजीज डेवलप हो गई है, या लाइफस्टाइल में इन इश्यूज की वजह से डिजीज डेवलप हो गई है। जैसे एग्जांपल के लिए फिर हम वही बात करते हैं कि सपोज किसी पर्सन को कोई कार्डियक इशू है, हाइपरटेंशन है, तो अब उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो देख ली हमने उसको कि भी ठीक है, सपोज उनका स्ट्रेस लेवल जो है अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से बीपी डेवलप हो सकता है। ईटिंग हैबिट्स में हम देखते हैं कि ऑयली फैटी फूड है तो उससे ये चीज़ बढ़ सकती है, स्मोकिंग से बढ़ सकती है, अल्कोहल कंजप्शन से बढ़ सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर से चीज़ें बढ़ सकती हैं। और जब हम लोग इसको स्क्रीनिंग के अंदर हम जाते हैं, हमारे सामने केसेस नए नए निकल करके आते हैं, अनडायग्नोस्ड केसेस निकल करके आते हैं, और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें कुछ कॉमन इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं जिनसे हमें एक चीज़ का पता लगता है कि ये अल्टीमेटली जो भी डिजीज़ है उसका ये कॉज हो सकता है। तो वो अपने आप में एक रिसर्च का पॉइंट हो गया। ठीक है ना, कि हमें एक नई तरीके की रिसर्च हमारे सामने निकल करके आई कि हाँ इन लोगों में ये कॉमन इटियोलॉजी है, इन लोगों में ये कॉमन इनकी एरर्स थी जिनकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप हो रही है, और ये अपने आप में एक रिसर्च का एक नया पार्ट हमारे सामने निकल करके आया। तो इस तरीके से इसके एम्स के अंदर रिसर्च पर्पस जो है इसे भी हम लोग एक तरीके से इसके एम्स के अंदर हम लोग लेकर के चलते हैं। देन नंबर 4 इज स्टडीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, हम लोगों को इनके बारे में पता लगता है, बहुत सारी डिजीज ऐसी निकल करके आती हैं, नई नई बातें उनके बारे में पता लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि उससे रिलेटेड रिसर्च होने के बाद में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है ना, हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं सपोज कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने जब इटियोलॉजी, डिजीज, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं तो इससे रिलेटेड हम लोगों को डीप मेडिकल नॉलेज के लिए फर्दर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है आपको फर्दर जो डिग्रीज जो हैं पीजी के बाद में और फर्दर डिग्रीज देखने को हमें मिलती हैं। तो इस तरीके से उसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो हमें अलग अलग डिजीज़ के अंदर करने को, या इस तरीके के हम लोगों को जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर इस तरीके की रिसर्च के बाद में देखने को मिलता है कि उसमें स्पेशलाइजेशन अलग अलग डिजीज से रिलेटेड देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं कि हर एक डिजीज से रिलेटेड जो है लोगों के अंदर पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके का स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते थे कि ठीक है जनरल फिजिशियन हो गया, मेडिसिन हो गया, कुछ कॉमन ब्रांचेज होती थी। आजकल हर डिजीज का हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखने को मिलता है। तो क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड इतनी स्टडीज़ हो गई हैं, उससे रिलेटेड इतना हम लोगों को रिसर्च हो गया है, और उसके बाद में कुछ नई चीज़ें निकल करके आई हैं, और उससे रिलेटेड फिर जो डॉक्टर है वो इतनी उन्होंने डीप स्टडी कर ली कि वो अपने आप में एक उनके सामने नया एक स्पेशलाइजेशन उनका उस फील्ड में हो गया। तो उससे रिलेटेड उनको एक स्पेशलाइज जो डिग्री है वो उनको फिर अवार्ड कर दी जाती है। तो इस तरीके से यूजेस की हम बात करें तो ये सारे इसके एम्स या यूजेस हमें देखने को मिलते हैं कि केस का डिटेक्शन हम लोग स्क्रीनिंग से कर सकते हैं, फिर डिजीज का कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं, प्लस साथ में क्या होता है कि रिसर्च का जो पर्पस है वो हमारा सॉल्व हो रहा है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी इस तरीके की यूजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं स्क्रीनिंग के वो कितने होते हैं, हम किस किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं स्क्रीनिंग को। हमने स्क्रीनिंग की तो बात कर ली कि स्क्रीनिंग में हम लोगों का जो हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, उनका एक चेकअप करने के बाद में हम एक स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ कंक्लूजन्स निकल करके आ रहे हैं। बट जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से स्क्रीनिंग के हो सकते हैं, तो टाइप्स के अंदर बेसिकली इसको
तीन टाइप के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया ग्रुप स्क्रीनिंग होगी या मास स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, मास स्क्रीनिंग या ग्रुप स्क्रीनिंग होगी। दूसरी होगी हाई रिस्क स्क्रीनिंग होगी, ठीक है ना, हाई रिस्क या पर्टिकुलर स्क्रीनिंग होगी यहाँ पर। और तीसरी क्या यहाँ पर होगी, मल्टी फेजिक स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले होगी मास स्क्रीनिंग, दूसरी होगी यहाँ पर हाई रिस्क और तीसरी होगी मल्टी फेजिक। तो जो मास स्क्रीनिंग होगी, मास स्क्रीनिंग वो स्क्रीनिंग है जो जनरल स्क्रीनिंग है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि एक कॉमनली इस तरीके के टाइम टू टाइम कुछ हेल्थ चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। वो सारे के सारे जो हैं हेल्थ चेकअप्स के अंदर जो भी कॉमन पॉपुलेशन है वहाँ की, उस एरिया की, उस मोहल्ले की, उस सिटी की, उस कॉलोनी की, तो वो लोग वहाँ पर आकर के अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं ताकि पता चल जाए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे वो अनअवेयर है। तो इस तरीके से जब एक कॉमन स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं जिसमें पर्टिकुलरली कोई एक डिजीज के लिए हम लोग नहीं स्क्रीन आउट कर रहे लोगों को, सभी लोगों का चेकअप कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मास स्क्रीनिंग, ठीक है। देन नंबर 2 हमारे सामने आ गया हाई रिस्क। तो हाई रिस्क के अंदर पर्टिकुलरली किसी एक डिजीज से रिलेटेड, जो हाई रिस्क डिजीज हैं उससे रिलेटेड जब स्क्रीनिंग की जाती है तो उसे हम कहते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग। या ऐसे लोग जो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चे हो गए या एल्डरली पीपल हो गए, हाई रिस्क डिजीज के अंदर कार्डियक इश्यूज आ गए, किडनी से रिलेटेड इश्यूज आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो डायबिटिक न्यूरोपैथी से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो ये इस तरीके की जो हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं, उन रिस्क कंडीशंस से रिलेटेड जब हम पर्टिकुलर स्क्रीनिंग करते हैं उसमें हम सभी लोगों को नहीं ले रहे। जो लोग ऑलरेडी उससे अफेक्टेड हैं या जिनको होने की प्रोबेबिलिटी है इस तरीके के डिजीज की, या उनके इनिशियल सिम्टम्स इस तरीके के हमें इंडिकेट करते हैं वो किसी हाई रिस्क ग्रुप में या हाई रिस्क डिजीज में जा रहे हैं, तो फिर उनकी जब हम स्क्रीनिंग करके उसका कंफर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग। एंड नंबर 3 इज मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग के अंदर क्या होगा कि किसी भी एक डिजीज से रिलेटेड जब स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम मल्टीफेज यानी कई चीजें हम उसमें लेकर के चलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हम उस वहां पर चीजें लेकर के चलते हैं। यानी उसमें हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर रहे हैं, वहां पर हम लोग उनसे वर्बली जो है उनसे सिम्टम्स भी हम उनके ले रहे हैं, क्वेश्चनेयर भी वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री भी वहां पर ली जा रही है। तो इस तरीके से जब एक डिजीज से रिलेटेड स्टडी करने के अंदर कई सारी चीजों को एक साथ अप्लाई किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 अलग अलग जो स्क्रीनिंग की हम लोगों ने बात की, मास स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। तो ये इसके हो गए स्क्रीनिंग के टाइप्स। देन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ उनकी क्वालिटीज होनी जरूरी है या कुछ फैक्टर्स को वो पूरा करना जरूरी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं उनका क्या होना जरूरी है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम कोई भी टेस्ट कर लेंगे, कहीं पर भी कर लेंगे, सभी का हम लोग डाटा जो है उसको हम सही मान लेंगे। जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका कुछ बेसिक पॉइंट्स पर उनको फुलफिल करना जरूरी होता है। तो वो अगर फुलफिल होंगे तभी हम उन स्क्रीनिंग टेस्ट को ऑथेंटिक मानेंगे या उनको हम लोग सही मानेंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहली बात आ गई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी यानी वो टेस्ट है ऐसे कॉमन टेस्ट होने चाहिए जो सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें, इजीली करवा सकें। ऐसा नहीं कि भी कोई टेस्ट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग नहीं करवा पा रहे हैं, जबरदस्ती उनके साथ में किया जा रहा है, उसमें बहुत इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब इस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मास में जब हम कर रहे हैं तो सभी लोग ईजी है। जैसे बीपी है तो उनको एक बीपी एपरेटस से हम लोग चेक कर रहे हैं, डायबिटीज है तो सिंपल एक ब्लड का ड्रॉप ले लिया, सैम्पलिंग ब्लड की कर ली, तो उससे चीज हो सकती है। तो टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो होनी जरूरी है। देन नंबर 2 रिलायबिलिटी, यानी जो भी हम लोग कर रहे हैं टेस्ट वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसकी एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो टेस्ट हो रहा है वो जो भी एपरेटस वहां पर हम काम में ले रहे हैं, जो भी टेस्ट वहां पर कर रहे हैं वो रिलायबल हो, सही तरीके से उसकी हमारे सामने जो है डाटा से हमारे सामने निकल करके आए। देन नंबर 3 वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोगों ने टेस्ट किया, वो हमें पता लगा कि उसके अंदर ये डाटा हमारे सामने आए हैं, अब जब हम उसको दोबारा भी करें तो सेम ही डाटा हमारे सामने आए तब हम उसे वैलिड मानते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया, बहुत सारे बार क्या होता है कि हम किसी पेशेंट का शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो हमने चेक किया, उसका डिस्टर्ब आया और दोबारा किया तो वो नॉर्मल आ गया, इसका मतलब वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो वो वैलिडिटी भी उसकी होनी चाहिए, वैलिडिटी इन द सेंस कि अगर रिपीटेडली भी हम उस टेस्ट को कर रहे हैं दोबारा तो वो सेम ही रिजल्ट हमें दे रहा है।
तो इस तरीके से जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं उनका अपने आप में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर वही सब चीज़ें, सब पॉइंट्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तभी हम उस स्क्रीनिंग टेस्ट को सही स्क्रीनिंग टेस्ट मानेंगे और हमारी स्टडीज़ के अंदर या स्क्रीनिंग के अंदर उन्हें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेज जो है वो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है आज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज का मतलब क्या है, कि कम्युनिटी में अनडायग्नोस्ड कंडीशंस को निकाल करके, स्क्रीन आउट करके एक इस तरीके का डाटा कलेक्शन करना और उनको फिर उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो प्रोवाइड कराना और ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर एक हेल्थ स्टेटस को पॉजिटिव ट्रैक पर बनाए रखना और हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखना, ये हमारा एक बेसिक एम होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।